प्रीत कौर। और हम लोग इन वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि नेट के एग्ज़ाम में आता है जनरल पेपर में। फर्स्ट पेपर जो हमारा है, फर्स्ट यूनिट, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसके हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले हमने अगस्त 2016 का पेपर डिस्कस किया है। और अब आने वाली वीडियोज़ में, और जो ये वीडियो है पर्टिकुलरली, इसमें हम जुलाई 2016 में जो भी टीचिंग के क्वेश्चंस आए थे विद सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट, lecture, discourses on values, seminars, symposia on values, mentoring, reflecting sessions on values। तो क्या होगा इसका आंसर? कहते हैं देखो, जो बेस्ट मेथड होता है जिससे आप वैल्यू एजुकेशन दे सको, वो होता है आपका मेंटरिंग करना। मेंटरिंग करना या रिफ्लेक्टिव सेशंस लेना वैल्यूज़ पर, वो ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन सेमिनार, लेक्चर या डिस्कशन के। तो क्या होगा, वैल्यू एजुकेशन का सबसे बेस्ट मेथड है मेंटरिंग करना या रिफ्लेक्टिव सेशंस लेना। A college level assistant professor has planned his or her lectures with an intent to develop cognitive dimensions of students centered on skills of analysis and synthesis. Below given are two sets of items. पहला सेट है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, और लेवल 2 देखो ये लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात कर रहा है, और दूसरा हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात कर रहा है। हमें बताना है इसमें बेस्ट हमारा मतलब कोड हमारा कौन सा होगा जो हमारे आंसर को डिपेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो कौन से लेवल्स दिए हैं, 3 लेवल्स दिए हैं हमें। एक है मेमोरी लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या होते हैं? तो इनके ऑप्शंस के थ्रू हमें इनके बारे में भी पता लग जाएगा, और थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला है हमारा मेमोरी लेवल। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लेवल पे आता भी मेमोरी लेवल ही है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सिस्टम, जो लेवल हम या जो मेथड हम अपनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग का मेथड अपनाते हैं। रोट लर्निंग में क्या होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता तो हम लोग सिर्फ उन्हें रटवाते हैं चीज़ें। जैसे एप्पल को दिखाकर हम बताते हैं कि ये एप्पल है, ठीक है, लेकिन एप्पल अगर इन एग्जैक्ट वर्ड हम बोलना चाहें तो मतलब वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम सभी को रोट लर्निंग है इस बात की कि ए फॉर एप्पल है, मतलब एप्पल कैसा होता है, दिखता कैसा है, लेकिन इन एक्चुअल वो एप्पल ही हम उसको क्यों बोलते हैं ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं मेमोरी लेवल में, रोट लर्निंग की, कि क्या किया जाता है, चीज़ों को रटवाया जाता है, और बच्चों को उस टाइम पे जो माइंड है वो उस चीज़ को वैसे का वैसे ग्रास्प करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आने लगता है, चीज़ें समझ में आती है, क्यों है, कैसे है। तो वो जो लेवल है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो हाई ऑर्डर जो थिंकिंग होती है, जहाँ पे सब कुछ बहुत हाई लेवल पर हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, और हम इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकर भी बन सकते हैं। मतलब क्रिटिकली हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसका आंसर अगर वो है तो क्यों है, या हम अपने आप से भी उसका आंसर निकालने लायक बन जाते हैं। तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो चलो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है हमारा गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट। दूसरा है हमारा रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तीसरा है हमारा आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा है हमारा क्रिटिकली एनालाइज करना द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड, ठीक है। अब देखो 31 का हमारा आंसर फर्स्ट का क्या बनता है, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आप क्या कर रहे हो, मेमोरी लेवल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एग्जाम्पल्स को, नॉन एग्जाम्पल्स को ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप क्या कर रहे हो, अब देखो अगर आपको कोई नहीं भी पता तो आपको ये पता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका क्या आ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज करना। और क्रिटिकली एनालिसिस तब हो पाता है जब जो रिफ्लेक्टिव लेवल हो, यानी कि जब इस लेवल तक का डेवलपमेंट हो चुका है कि हम चीज़ों को अपने दिमाग से चला सकते हैं, अपने दिमाग से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्रिटिकली एनालाइज करना ही रिफ्लेक्टिव लेवल की सबसे बड़ी पहचान है। तो सी का अगर 4 हमें पता लग जाता है तो उस हिसाब से हमारा आंसर वैसे भी सी बन जाता है ना। और अब दूसरे लेवल में क्या बताया था, मेमोरी लेवल में हमारा है कि हम क्या करते हैं,
रिकॉर्ड करते हैं पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो भी हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू हुए, तो वो क्या हो रहा है कि जो बताया गया हम उसे ऐसे ऐसा का ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड का मतलब है कि ऐसा का ऐसा नोट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, दूसरे के दिमाग से ही हम काम कर रहे हैं। तो मेमोरी लेवल क्या हो गया हमारा, रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो गया, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या गिव फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता कर पा रहे हैं या डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि एग्जाम्पल कौन से और नॉन एग्जाम्पल कौन से हैं। मतलब कुछ हद तक हम अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कुछ चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो 31 क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हमें क्या करना है, हमें मैच करना है फर्स्ट सेट को सेकंड सेट से, जिसमें हमें सेट 1 में क्या दिया है, सबसे पहले दिया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टीन्यूअस मतलब CCE जो सिस्टम है उसके बारे में बात करी, और नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की इसने बात करी है। ठीक है, अब देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है जनरली ड्यूरिंग द जो क्लास सेशंस हैं उसके बीच में हम लोग जब करवाते हैं तो वो जो होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमें पता है हम सब थोड़ा मतलब हमने पढ़ाया हुआ है या हम पढ़ाते भी हैं, तो हमें पता है कि इन बिटवीन जो UTs होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, वो हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होते हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो होते हैं या ईयरली एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो हमारे समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। और ग्रेडिंग किस में होती है, वो समेटिव वाले में होती है ना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उस हिसाब से बन जाएगा क्विज़ वाला, है ना। देखो बिल्कुल सही जा रहा है कि क्विज़ एंड डिस्कशंस आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप विद रेगुलरिटी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हो। समेटिव की अगर हम बात करें तो समेटिव में आप क्या कर रहे हो, समेटिव में आप ग्रेडिंग देते हो, फाइनल लर्निंग आउटकम। कॉन्टीन्यूस CCE सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, CCE सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, CCE सिस्टम में हम इवैल्यूएट करते हैं कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव स्किल्स, है ना, यही तो करते हैं। और फोर्थ क्या है हमारा, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसमें हम टेस्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड ऑन अ ग्रुप। देखो हमने एक जो पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब हमारा नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है तो उसके अंदर एक ग्रुप के ऊपर किया जाता है, जो ग्रुप के ऊपर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड होती हैं, टेस्ट किए जाते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं, ग्रुप पे। तो जब ग्रुप की बात करी तो किसकी बात आएगी, वो आएगी नॉर्म एंड क्राइटेरियन टेस्ट की। ठीक है, किसकी आएगी, नॉर्म एंड क्राइटेरियन टेस्ट की बात आएगी। तो अगर आप देखें कि ए का क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, ए का 4 है ही एक में, जब आप ऑप्शन देखोगे देखो ए का 4 है ही एक में और किसी में ए का 4 है ही नहीं, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, समेटिव का क्या होगा, ग्रेडिंग, बिल्कुल सही है, समेटिव का ग्रेडिंग होगा। CCE सिस्टम का होगा 1 और डी का होगा हमारा 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। हमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं जिससे टीचिंग की इफेक्टिवनेस पता लगती है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स हमें इसके अंदर बताने हैं। सबसे पहला है टीचर की नॉलेज, बिल्कुल टीचर की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्या टीचर का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैटर करता है, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर की बिल्कुल मैटर करती हैं। टीचर की एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट्स, नहीं। टीचर का कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट, नहीं। अब देखो इसने क्या बोला, टीचर का पर्सनल कांटेक्ट होना स्टूडेंट से भी, हाँ उसके चाचा ताऊ का लड़का टाइप्स ऑफ, है ना, तो नहीं, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, पर्सनल कांटेक्ट होना कोई मैटर नहीं करता। टीचर की कॉम्पिटेंस मैटर करती है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है क्लासरूम सिचुएशन में, क्लासरूम ट्रांजेक्शंस में। तो देखो ए हमारा सही है। ए अगर हम देखें तो ए है ही एक में, टीचर की नॉलेज पहले ही मतलब थ्रो में अगर हम देखें तो बिल्कुल इजीली हमारा आंसर आ जाता है कि 33 का ए, क्योंकि टीचर की नॉलेज की बात करिए और ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में, तो उस बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी हमने देखा कि टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन का लेना देना है। एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट्स को खुश करने की एबिलिटी नहीं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, और ना ही मतलब ये कोई बात नहीं है कि इफेक्टिवनेस क्रिएट करेगी टीचिंग में। टीचर का पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं करेगा और कॉम्पिटेंस करेगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा।
सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अगर हम जो टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो किस बेसिस पर हमारा सही रहेगा। हमारा ये ना क्वेश्चन देखो घूम के आया हुआ है। चलो एक बार मैं फिर भी डिस्कस करती हूँ, फिर बताती हूँ, आपको याद कराती हूँ। पहला है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइज़ करना इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को क्लास में, ऑप्टिमाइज़ करना लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स और इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। बिल्कुल सही समझा आपने कि सी है इसका आंसर। और हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिमाइज लर्निंग का रिलेशन हमने किससे डिस्कस किया था, टीचिंग एड से। टीचिंग एड्स को क्यों यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, है ना। पहले इसने क्वेश्चन के अंदर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम दिया था और अब इसने आंसर में कोड में दे दिया सी ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो पता लग रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन घूम के आते हैं। अब ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का रीज़न ही यही था कि आपको एक फ्लो में जब एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चंस क्या कर रहा है। वो एक ही तरीके क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा के आपके सामने रखता है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन हम पजल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बातों में ना फंसे और प्रॉपर हम प्रैक्टिस कर चुके हों, जिसके लिए प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, डिटेल नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और क्रिस्पी नोट्स लास्ट में रेडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो मतलब हमारी तैयारी है ना, वो हमारी लगा लो कि 80% होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड करना हमें, या ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पेपर में आते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नोटिफाई नहीं होते। तो ठीक है, उसको मिलाकर वो कहीं ना कहीं जाकर आपकी कुछ अच्छी वेटेज वाली तैयारी मानी जाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन का देखते ही आपको समझ आया होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुका और अब भी इसने यहाँ पे घुमा के उस क्वेश्चन को पूछा है। चलो नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ना। तो असर्शन रीजनिंग में क्या करना है कि आपको ये डाउट ना रहे, आपको क्या करना है, पहले तो असर्शन और रीजनिंग को अलग अलग पढ़ो, आराम से पढ़ो ध्यान से कि वो कहना क्या चाहता है और क्या कही हुई दोनों बातें सही हैं या नहीं। और फिर पढ़ो कि क्या ये रीज़न है जिसके कारण जो असर्शन है वो सही हो जाती है। मतलब क्योंकि रीजनिंग ये बोल रही है, इसके कारण असर्शन सही जा रही है, ये हमारा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके बेस पे हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा। असर्शन है हमारा द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। और रीज़न क्या है, दीज एबिलिटीज़ इंश्योर करती हैं जॉब प्लेसमेंट्स। क्या बना, देखो क्या बोल रहा है कि जो हायर एजुकेशन का पर्पस है, उसका पर्पस क्या है कि हम क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स में प्रमोट करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन के थ्रू क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वो इस तरीके से चीज़ों को सोच पाए, ऐसी एबिलिटीज़ हों उनमें जो बेटर तरीके से उनको अपनी लाइफ लीड करने में, प्रैक्टिकल लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और इसके अलावा रीजनिंग क्या है हमारी, रीजनिंग है कि इससे उनको बेटर जॉब प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो हाँ, ये बात है कि उन्हें बेटर जॉब प्लेसमेंट्स मिलती है, लेकिन आप देखो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उन्हें बेटर जॉब प्लेसमेंट्स मिल सकती है। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम प्रमोट करते हैं क्रिटिकल और क्रिएटिव एबिलिटीज़ को अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज अ टीचर हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो क्या करना पड़ेगा, एज अ टीचर हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है इफेक्टिव प्रेजेंस बनाने के लिए क्लासरूम में। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है इसने ऑप्शन दिया है हमारा पीयर कमांड का यूज़ करना, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर और बीइंग अथॉरिटेरियन। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप खुद देखो। क्या हमें पीयर कमांड का यूज़ करना चाहिए? नहीं। एग्रेसिव स्टेटमेंट्स यूज़ करनी चाहिए? नहीं। एग्रेसिव कभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो कि कुछ नेगेटिव जो कमेंट्स है या नेगेटिव ऐसा कुछ क्रिएट करे। अडॉप्शन ऑफ वेल, अब देखो ये खुद ही बोल रहा है कि वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर का यूज़ करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। अथॉरिटेरियन नहीं, बीइंग अथॉरिटेरियन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ कंट्रोल पूरा अगर हमारे हाथ में है और हम बच्चों को कुछ भी करने नहीं दे रहे, लर्नर्स को कुछ भी सोचने नहीं दे रहे या कुछ भी मतलब उनको अलाउ ही नहीं कर रहे। तो उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो उसका कहीं
ना कहीं उनके आइडिया जनरेशन है उसका तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे ना, तो इस हिसाब से सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। इमेजिन करो यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। तो कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट रहेगा हमारा, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, अगर आपके सभी इक्वल स्टेटस की जो इसने बात करी है तो वहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल इक्वल स्टेटस की बात करिए ना, सारे इक्वल हैं, तो अगर सभी इक्वल है तो बिल्कुल इजी है ऑब्वियसली कि हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर टॉप से लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तक होकर जाते तो वो होता हमारा वर्टिकल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि इक्वल स्टेटस है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई करना है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। तो क्या बताना है हमें कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताना है, एलिमेंट बताना है जब टीचर क्लासरूम को मतलब क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पोज, फिक्स पोस्चर। ना तो फिक्स पोस्चर होना चाहिए, ना ही बार बार हमें रिपीटेटिव पोज यूज़ करना चाहिए, ना ही प्रॉक्सिमिटी अवॉइडेंस। इसमें क्या आएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन आएगा, मतलब वॉइस को अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट करना, कब ज़्यादा होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, कब ट्यूनिंग का कैसे रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इसी के साथ ही हमारे जुलाई 2016 के पेपर भी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर 2015 के टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।